कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। हम पिछली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं स्ट्रोक जिसे हम फॉलेज कहते हैं, उस पर बात कर चुके हैं। उसकी टाइप्स, स्ट्रोक क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके साइन सिम्टम क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक की मैनेजमेंट क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है और स्ट्रोक फॉलेज के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस की जाती हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो फॉलेज का मरीज़ होता है उसकी किस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। या तो वो व्हीलचेयर पे आता है या तो फिर वो स्ट्रेचर पे आता है, क्योंकि और जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो स्ट्रोक होता है उसकी दो टाइप्स हैं, इस्कीमिक और हेमरेजिक पे बात की थी। अब फर्दर जो है वो इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक की फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है। जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है उसका देखा जाए तो 80% के रिजल्ट में क्या होता है, ओक्लूजन हुई होती है। जो ब्लड वेसल होती है, जो ब्लड वेसल जो ब्रेन को सप्लाई करती है, उनके अंदर ओक्लूजन हुई होती है, यानी क्लॉट बना हुआ होता है। जो वेसल होती है ना, जिनमें से ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को, उसके अंदर सडनली क्या होता है कि ओक्लूजन हुई होती है और कोई भी क्लॉट वगैरह बन जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वो एरिया उस साइड का एरिया जो है वो पैरालाइज हो जाता है और प्रॉपर जो ब्रेन का फंक्शन होता है वो जो प्रॉपर वो परफॉर्म करता है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकता। किस वजह से? क्लॉट की वजह से। फर्दर इसकी इस्कीमिक स्ट्रोक की दो टाइप्स आ जाती है। ज़्यादातर जो इस्कीमिक स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं वो डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं और हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो थोड़ा ख़तरनाक होता है, उसमें जो है वो सर्टेन पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा इस्कीमिक स्ट्रोक में देखा जाए तो इसकी फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आ जाता है और एम्बोलिक आ जाता है। अब देखते हैं थ्रोम्बोटिक किस तरह की टाइप है। इसमें ओक्लूजन होती है ड्यू टू दी एथेरोथ्रोम्बोसिस ऑफ स्मॉल लार्ज वेसल सप्लाई इन द ब्रेन, यानी ओक्लूजन हो जाती है। कोई भी प्लेग बन जाता है आर्टरी या ब्लड वेजल्स के अंदर, क्या होता है प्लेग बन जाता है, किसी भी फेट का, लिपिड्स का क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेन अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर सकता। इसके अलावा एम्बोलिक स्ट्रोक वो होता है जिसमें ओक्लूजन होती है ड्यू टू दी एम्बोलिस अराइज आइदर फ्रॉम हार्ट, आर्टरी फिब्रिलेशन एंड वाल्वुलर डिजीज और ब्लड वेसल। थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक दोनों में ये डिफरेंस है कि थ्रोम्बोटिक में जो है वो क्लॉट बना हुआ होता है, जो ब्लड वेजल्स होती है उनके अंदर क्लॉट बना हुआ होता है, वो एक ही जगह होता है। लेकिन एम्बोलिक में होता है कि वो जो क्लॉट होता है वो डिटेच हो जाता है, यानी वो जो टुकड़ा होता है ब्लड का, जो खून जमा होता है वो जुदा हो जाता है, डिटेच्ड होके वो किसी और जगह मूव कर सकता है। वो लंग्स में भी जा सकता है, वो हार्ट के अंदर भी जा सकता है, वो ब्रेन तक भी जा सकता है, वो ब्लॉक कर सकता है किसी भी एरिया को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रोक के सिम्टम्स आ जाते हैं। ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक सिम्टम वेरी करते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक किस टाइप का है, वो इस्कीमिक है, वो टीआई है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक है, या फिर पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के जो सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप होते हैं आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट के अंदर डेवलप होते हैं। जो एम्बोलिक स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं वो सडनली पेशेंट के अंदर जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और जो हेमरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हिट करते हैं सडनली और आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, वर्स करते हैं। अब पीछे हमने इस्कीमिक स्ट्रोक पे बात की और अब हम हेमरेजिक स्ट्रोक पे बात करेंगे। जो 20% के रिजल्ट में क्या होते हैं, रप्चर हो जाती है ब्लड वेसल लीडिंग टू दी ब्लीडिंग इन द ब्रेन। इस्कीमिक स्ट्रोक में हमने देखा कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर क्लॉट बना हुआ होता है। लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक में ऐसा नहीं होता, उसमें जो होता है वो आर्टरीज होती हैं ब्रस्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिसकी वजह से खून जो है वो फैला होता है ब्रेन के अंदर। ये थोड़ा ख़तरनाक भी है और इसमें ये होता है कि अचानक से हाई ब्लड प्रेशर हुआ, उसकी वजह से सडन जो है वो आर्टरीज ब्रस्ट भी हो जाती हैं, ब्लड वेसल ब्रस्ट होने की वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है ब्रेन के अंदर। इसके अलावा इसकी फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग, इंट्रासेरिब्रल में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है ब्रेन में, किस वजह से? ड्यू टू दी जब रप्चर हो जाती है स्मॉल ब्लड वेसल और अकर हो जाता है मेनली ड्यू टू दी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। इसके अलावा सब एरोकोनाइड में ब्लीडिंग होती है ब्रेन में, और किस वजह से? रप्चर हो जाती है एनोरिज्म की वजह से, अदर कोई भी हेड इंजरी हो उस वजह से ब्लीडिंग हुई ब्रेन के अंदर होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक की हमने तीन टाइप देखी, एक इस्कीमिक देखा, हेमरेजिक स्ट्रोक देखा। अब थर्ड जो टाइप आ जाती है वो
ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक, ये स्ट्रोक जो है वो कुछ टाइम के लिए होता है, ये प्रोलॉन्ग नहीं होता, ये मिनी स्ट्रोक होता है, ये कुछ टाइम के लिए होता है और ये 24 घंटे, ये लास्ट 10 से 15 मिनट तक होता है, ये जो 24 घंटे के अंदर ही रिकवर हो जाता है, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होता, लेकिन ये ख़तरनाक भी हो सकता है, अगर ज़्यादा डेंजरस है तो ये लंबे टाइम तक आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि रिजल्ट में ब्रीफ थोड़ी सी क्या होती है, इंटरप्शन होती है ब्लड फ्लो जो ब्रेन को वेजल सप्लाई कर रही है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन भी होती है, ये वार्निंग साइन आ जाते हैं लास्ट स्ट्रोक के। अगर इसको आप फर्दर इमरजेंसी आप इसको ट्रीट नहीं करते तो ये फर्दर कन्वर्ट हो सकता है लास्ट स्ट्रोक के अंदर भी। पेशेंट विद पॉसिबल ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक शुड बी एवेलुएट करता है फिजिशियन। पीपल में आल्सो एक्सपीरियंस द साइलेंट स्ट्रोक विद नो सिम्टम, कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं उनको सिम्टम्स वो सिम्टम के साथ प्रेजेंट, उनको स्ट्रोक होता है लेकिन वो सिम्टम के साथ प्रेजेंट नहीं करता। वो कब आपको पता चलता है, जब आप उसका सीटी करवाते हो, एमआरआई उसके थ्रू जो है वो डिटेक्ट होता है। डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक, अब हमारे पास एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक है तो आप उनको उसको कैसे डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले तो पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करेंगे फॉर कैरोटिड रूट्स, इसके अलावा उसका ब्रेन इमेजिंग यानी सीटी करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, उसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं। सीटी और एमआरआई के अंदर देखते हैं कि पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक है, क्लॉट तो नहीं बना हुआ या हेमरेजिक स्ट्रोक है, ब्लीडिंग तो नहीं हुई हुई, आर्टरीज ब्रस्ट तो नहीं हुई हुई या कोई भी ट्यूमर वगैरह है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ हो। इसके अलावा डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है जो डिटेक्ट करता है लार्ज वेसल के अंदर कोई भी प्लेक वगैरह या कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं बना हुआ। ईसीजी वगैरह करवाई जाती है कि डिटेक्ट किया जाता है कोई कार्डियक एम्बोलिज्म तो नहीं है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ हो। इसके अलावा एक्सक्लूजन ऑफ कंडीशन भी मिमिक कर सकती है, इस वजह से भी हो सकता है स्ट्रोक। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, यानी हाइपोग्लाइसीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है वो ब्लड शुगर लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, माइग्रेन की वजह से या सीजर की वजह से डायग्नोज किया जाता है एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर कि ये करवाया जाता है जिसके थ्रू जो है वो कंडीशन को डायग्नोज किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ, अब इस्कीमिक स्ट्रोक हो गया उसको कैसे मैनेज करेंगे। इस्कीमिक स्ट्रोक में हमने बात की थी कि क्लॉट बन जाता है वेजल के अंदर, सिस्टेमिक थ्रोम्बोलिसिस किया जाता है, इंट्रावीनस रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दिया जाता है विद इन 3 घंटे के अंदर अंदर। डोज इसमें बताई हुई है लेकिन विद डॉक्टर डायग्नोसिस, विद डॉक्टर रिकमेंडेशन जो है वो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते। एंटीप्लेटलेट्स एजेंट दिए जाते हैं, इसके अलावा एस्पिरिन आ जाती है उसके अंदर, इसके अलावा जो है वो विद इन 24 या 48 आवर्स। इसके अलावा क्लोपिडोग्रेल या पोटेंशियल अल्टरनेटिव कम्बिनेशन क्लोपिडोग्रेल एस्पिरिन करंटली भी एवेलुएटेड। अच्छा, ये जो मेडिसिन आ जाती है ना, ये एंटी कोगुलेंट्स आ जाती है, एंटी थ्रोम्बोटिक आ जाती हैं, ये जो क्लॉट बना होता है और उसको ब्रेक करने के लिए मेडिसिन दी जाती है ताकि वो क्लॉट जो है वो ब्रेक हो जाए। इसके अलावा एंटी कोगुलेंट्स आ जाती है जिसमें हेपरीन वगैरह जो है वो रिकमेंड नहीं करते जब एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक हो, बल्कि ये रिकमेंड करते हैं जब कोई भी आर्टरी फिब्रिलेशन हो, हार्ट की कोई डिजीज़ हो या फिर एमआई हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो के रिस्क हो या प्रोस्थेटिक वॉल्व हो या फिर कोई भी कोगुलोपैथी हो, ब्लड के अंदर कोई कोगुलेशन हो या फिर डीवीटी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए एंटी कोगुलेंट दी जाती है। इसके अलावा इंट्रा आर्टियल थ्रोम्बोलिटिक का ये भी एक ऑप्शन है ट्रीटमेंट का जो सिलेक्ट किया जाता है पेशेंट को जब उसको मेजर स्ट्रोक हो। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर बीपी को कैसे मैनेज किया जाता है, इसके अलावा मुख्तलिफ सबलिंगुअल्स आ जाती हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ मेडिसिन आ जाती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए दी जाती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिकमेंडेशन। इसके अलावा अगर बहुत सारी ऐसी वजह है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है उसको कैसे मैनेज करना है, ब्लड प्रेशर की वजह से, ज़्यादा शुगर ज़्यादा होने की वजह से या मुख्तलिफ वजूहत हैं जिसकी वजह से फॉलोज हुआ है उसको कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज मैनेज करने के लिए आप जो है वो ओरल भी ले सकते हो, आईवी इंट्रावीनस के थ्रू भी जो है वो आप ग्लूकोज दे सकते हो अगर शुगर हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को, या फिर इन केस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया है एलिवेट द बॉडी टेम्परेचर, अगर बुखार बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप एंटीपायरेटिक यूज़ कर सकते हो, कूलिंग डिवाइस जो कि इम्प्रूव करता है प्रोग्नोसिस को। इसके अलावा है अगर मैनेजमेंट आ जाती है एक्यूट हेमरेजिक स्ट्रोक की। अब हमारे पास पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया है, आर्टरी ब्रस्ट स्ट्रोक की है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए एनाल्जेसिक देंगे जो कि रिलीफ करता है हेडेक को। इसके अलावा एनाल्जेसिक हैविंग द सेडेटिव प्रॉपर्टी आर बेनिफिशियल फॉर अ पेशेंट हैविंग सस्टेन ट्रामा हो,
मॉर्फिन सल्फेट दी जाती है। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव हो, पीपी ज़्यादा हो उसके लिए एंटी हाइपरटेंसिव दी जाती हैं। हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट ली जाते हैं जो कि रिड्यूस करता है सेरेब्रल एडीमा हो, और इसके अलावा रेस करते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसके अलावा एडिकेट हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपने आप को हाइड्रेट पानी वगैरह पिएँ। इसके अलावा सर्जिकल मुख्तलिफ इंटरवेंशन आ जाती हैं जो कि लाइफ को सेव कर सकती हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट आ जाती है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ठीक है, इसको कैसे मैनेज कर सकोगे? सबसे पहले तो आप एवेल्यूएट करोगे विद इन आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, इसके अलावा उसका सीटी करवाओगे जो कि बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए। एंटी प्लेटलेट थेरेपी आ जाती है, एस्पिरिन के साथ देते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मेडिसिन आ जाती हैं, क्लोपिडोग्रल्स आती हैं, टेक्लोपाइडीन आ जाती है, एस्पिरिन आ जाती है, पैराडेमोल आ जाती है। इसके अलावा एस्पिरिन वगैरह पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है TIA के केस में। इसके अलावा एमरजेंसी मेडिकल फॉर न्यूरोलॉजिकल एमरजेंसी। इसके अलावा प्रॉपर रीएश्योर किया जाता है कि प्रॉपर दोबारा से जो है एक दफ़ा रीएश्योर किया जाता है कि पेशेंट की जो है वो एयर वर्क कैसी है, ब्रीथिंग कैसी है। पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन पे रखा जाता है। अगर पेशेंट को स्ट्रोक है तो उसको जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो फ़ौरन से पेशेंट को पहुंचाया जाता है। इसके अलावा एसेस किए जाते हैं उसको कोई हेड ट्रॉमा या कोई भी किसी तरह की ट्रॉमा या किसी तरह की इंजरी तो नहीं है। इस तरह जो है वो स्ट्रोक के पेशेंट जो है वो की कंडीशन जो है वो को इम्प्रूव करने के लिए आप मुख्तलिफ मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन करवाई जाती है पेशेंट की, ताकि जो है पेशेंट अपनी डेली लाइफ की तरफ दोबारा वापस आ सके। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रोक एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि फॉर द सर्वाइवर डेट वांट टू इम्प्रूव द मोबिलिटी। पेशेंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को जो है वो रिहेबिलिटेट किया जाए, पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवाई जाए। जो इनिशियल जो टाइम पीरियड होता है वो 6 से 8 मंथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ पेशेंट की जो है वो विथ रिहेबिलिटेशन पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। However, there is also evidence that neuroplasty continue throughout the lifespan. Neuroplasty भी continue की जाती है throughout the lifespan. इसके अलावा एक्सरसाइज प्रोग्राम आ जाते हैं जो कि बेस्ट आ जाते हैं कंटिन्यू रिकवरी के लिए और जब तक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होता। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को जो है वो जैसे ही स्ट्रोक हुआ पेशेंट जो है वो डिसेबल हो गया है और डिसेबिलिटी की वजह से जो है वो नॉर्मल जो पहले काम कर सकता था वो अब नहीं कर सकता, वो डिसेबल हो गया, उसके मसल पावर वीक हो गई है। जो ब्रेन जहाँ पे जो है वो ब्रेन के अंदर जो क्लॉट बन के जो वो प्रॉपर फंक्शन जो प्रॉपर मूवमेंट्स कर पाता था वो नहीं कर पा रहा। उसकी वजह से जो वीकनेस की वजह से पेशेंट को प्रॉपर जो है वो कोर स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस की जाती हैं। मुख्तलिफ टेक्निक्स के थ्रू पेशेंट को जो है वो उसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं जस्ट जंप स्ट्रेट टू एनी स्ट्रोक, एक मुख्तलिफ स्ट्रोक एक्सरसाइजेज आती हैं जो कि एडजस्ट करते हैं पेशेंट की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। लेग एक्सरसाइजेज आती हैं, पहले पेशेंट का बैलेंस नहीं होता, बैलेंस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, पेशेंट चल फिर नहीं पाता, उसकी एक्सरसाइजेज आती हैं। इसके अलावा पेशेंट की हैंड मूवमेंट्स नहीं होती, आर्म मूवमेंट्स नहीं होती, उसकी कोर स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस की जाती हैं। आर्म की स्ट्रेंथन एक्सरसाइज करवाती हैं, शोल्डर की अपर एक्सट्रीमिटी की एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। इसके अलावा रिस्ट हैंड एंड फिंगर एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। पैरालिसिस रिकवरी एक्सरसाइजेस आती हैं। इसमें देखा जाता है कि पेशेंट के साथ किस तरह डील किया जाता है। स्ट्रोक का पेशेंट आएगा तो पेशेंट जो है वो उसकी जो है वो प्रॉपर जो है वो उसकी पूरी उसकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है वो पूरी डिस्टर्ब हुई भी होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल काम नहीं कर सकता। इसलिए पेशेंट को जो है वो फ़ौरन से उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेनी चाहिए और पेशेंट की कोर स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, उसकी सेंसेशन नहीं है उस पर काम करना चाहिए, उसकी मोबिलिटी पे। इसके अलावा कुछ पेशेंट के अंदर जो उनकी स्पीच डिफ़िकल्टी आती है, कुछ पेशेंट के अंदर जो है वो उनकी विज़न भी डिस्टर्ब होती है। तो अब डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह की है, किस टाइप का स्ट्रोक है, किस प्रोलॉन्ग है या फिर पेशेंट की कंडीशन किस तरह की है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है, एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। मुख्तलिफ कोर्स एक्सरसाइजेज आती हैं स्ट्रोक पेशेंट के लिए, क्वाड्रप लेग एक्सटेंशन, पार्शियल कर्ल एक्सरसाइजेज है, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज आती हैं। सिंगल लेग ब्रिजिंग एक्सरसाइजेज है जो कि स्ट्रेंथन के लिए है, पेल्विक ब्रिजिंग है। इसके अलावा क्वाड्रिप आर्म प्रेस एक्सरसाइजेज है। इसके अलावा एब्स सिंगल लेग टिल्ट लिफ्ट एक्सरसाइजेज है।
मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज है। जैसा कि आपने देखा होगा कि टाइम लॉस, पेशेंट लॉस, जो लोग जितनी देर करेंगे तो उतना ही जो है पेशेंट जो है वो पेशेंट की कंडीशन जो है वर्स होती जाएगी और पेशेंट लॉस होता जाएगा। तो अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो आप फ़ौरन से जो है वो हॉस्पिटल लेके जाएं, उसकी मेडिकेशन के साथ साथ जो है वो उसको रिहेबिलिटेशन करवाएं, उसकी एक्सरसाइजेस करवाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ केसेस में जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन आ जाती हैं, वो अप्लाई की जाती हैं, जिसमें स्ट्रोक पेशेंट के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी, स्टंटिंग की जाती है, कैरोटिड एंडोरेक्टोमी बाईपास किया जाता है और डिकम्प्रेसिव सर्जरी की जाती है। जो बैलून एंजियोप्लास्टी स्टंटिंग ये होता है कि बेसिकली ये एक स्मॉल सी वायर होती है और शॉर्ट सी वायर होती है, और इसके अलावा ट्यूब सी होती है, वो पास की जाती है आर्टरी के अंदर, और वो जो ब्लॉक आर्टरी या नैरो आर्टरी होती है उसको ओपन किया जाता है। ये शॉर्ट सा प्रोसीजर होता है। इसके अलावा कैरोटिड एंडोरेक्टोमी बाईपास किया जाता है, जिसमें कि ये भी सर्जरी की जाती है जो ट्रीट करता है जो भी कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ हो। और जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं वो जो मेन ब्लड वेसल होती हैं जो कि कैरी करती हैं ऑक्सीजन को और ब्लड सप्लाई करती है टू द ब्रेन। और जब कभी भी इस आर्टरी की डिजीज़ हो या आर्टरी ब्लॉक हो तो इसके लिए कैरोटिड एंडोरेक्टोमी की जाती है, जो कि रिड्यूस जो ब्लॉक होता है या क्लॉट होता है उसको रिमूव करके और इम्प्रूव किया जाता है ब्लड फ्लो को। इसके अलावा डिकम्प्रेसिव सर्जरीज आती हैं जिसमें लेमेनेक्टोमी की जाती है। इसमें ओपन किया जाता है बोनी कैनाल को थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से नर्व पास होती है ना, वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट किया जाता है ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें। इसके अलावा थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।